Mrs. Seema Pandey, District Youth Officer, Nehru Seva Kendra, Gorakhpur. Dr. Ved Prakash Pandey, renowned author and former principal, Kisan PG College, Sevrahi, Kushinagar. Dr. Rakesh Singh, President, Akhil Vidyarthi Bharatiya Parishad, Goraksh Prant, Gorakhpur, and Assistant Professor, Bapu Degree College, PP Ganj, Gorakhpur. Mr. Ranvijay Singh, Chief Operation Manager, Gorakhpur. Professor Rajnikant Pandey, Professor Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, and former Vice Chancellor, Siddharth University. Please give a big round of applause for all the judges. I invite Dr. Tarun Shyam Sir, Assistant Professor, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur. I invite Dr. Vikas Kumar Yadav, Assistant Professor, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur. Now, before proceeding for this event, I would like to invite Dr. Akhilesh Kumar Dubey to please come and tell all the guidelines for this event. इस जनपद स्तरीय युवा संसद के प्रथम सत्र में आप सभी निर्णायक मंडल मंचासीन श्री रणविजय सिंह सर, आपके बगल में विराजमान डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे सर, आपके बगल में एनवाईके की जिला युवा अधिकारी सीमा पांडे, राकेश सिंह, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, विधायक पिपराइच विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर विकास कुमार यादव एवं MBA विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तरुण श्याम सर। आज इस युवा संसद के प्रथम सत्र का प्रारंभ में विद्यार्थी अपने विचारों को एक राष्ट्र एक चुनाव के किस प्रकार से भारत को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में अग्रणी होगा, इसके बारे में अपना वक्तव्य रखेंगे। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक युवा प्रतिभागी को 3 मिनट का पूरा समय दिया जाएगा। प्रथम 3 मिनट में, जैसा कि उनको अवगत है कि प्रथम 30 सेकंड में वह विषय वस्तु की प्रस्तावना एवं वह स्वयं का अपना नाम अवश्य बता देंगे, जिससे निर्णायक मंडल को यह समझ अवगत हो जाए कि वह कौन विद्यार्थी है। उसके बाद प्रथम 30 सेकंड उसको प्रस्तावना के लिए दिया जा रहा है। उसके अगले 2 मिनट तक वह अपने मुख्य कंटेंट्स को बोलेगा और लास्ट के 30 सेकंड वह कंक्लूजन, पूरे अपने भाषण का कंक्लूजन देगा। समय की सीमा का निर्धारण भी है, समय की सीमा के आधार पे भी मूल्यांकन का है। असेसमेंट किन किन बिंदुओं पे, कुल 100 अंकों का असेसमेंट सीट है। 100 अंकों में आपको पता है 20 नंबर कंटेंट के लिए। ऐसे करते हुए सारी चीजें ग्रुप में आपके साथ सर्कुलेट की गई हैं। तो इन सब का ध्यान देते हुए आप अपना वक्तव्य रखेंगे और निर्णायक मंडल आपके विचारों के आधार पे अपना निर्णय देगा। आप सभी को अग्रिम बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं मंचासीन निर्णायक मंडल से की अनुमति चाहूंगा कि वह इस संसद के प्रथम सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति दें और उसके उपरांत यह संसद प्रारंभ की जाएगी। युवा भारत को एक नई दिशा दिखाने के लिए अपना वक्तव्य रखेंगे, अपना विचार रखेंगे। हो सकता है यह विचार इस पूर्वांचल को एक विकसित भारत की धरातल पे
एक नया प्रतिमान स्थापित करने के लिए सिद्ध हो। ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं कि वह संसद सत्र शुरू करने के लिए अनुमति दें। हाँ, तो हमें डाउट होगा तो पूछ लेंगे। वो नाम भी अपना न बताए बच्चा, वहां से घोषणा होगी और वो आदमी आएगा तो हम प्रेजेंट मानेंगे, नहीं आएगा तो एब्सेंट कर देंगे। वो अपने नाम का उच्चारण भी बचाए। 3 मिनट बहुत कम होता है और इतने गंभीर विषय पर 3 मिनट में बात कहना आसान नहीं है। बहुत मजा हुआ, जो वक्ता होगा वही अपनी बात पूरी कर पाएगा, इसलिए उसको पूरा समय दीजिए। और बोलने वाले बेटा, तुम्हें गुरुओं ने जो सिखाया हो कोई संबोधन मत करना। अंग्रेजी में बोलना है तो मिस्टर प्रेसिडेंट सर, और हिंदी में बोलना है तो अध्यक्ष जी और मित्रों। मतलब संबोधन में समय लेना नहीं तुम्हारा कुछ सेकंड उसमें चला जाएगा। न्यूनतम संबोधन के साथ अधिकतम अपनी बात कहें, ये इस बुजुर्ग की आपको सलाह है। थैंक यू सर। मैं क्योंकि बुजुर्ग नहीं हूँ इसलिए कोई सलाह नहीं दे रहा। I hope your doubts are clear now. So now proceeding towards our speech competition for Viksit Bharat 2025. Our first participant is Vaishno Gupta. Is absent. आपके यहाँ ये बोलने की छूट हिंदी अंग्रेजी दोनों में है ना? कंपलसरी नहीं ना है कि अंग्रेजी में ही बोले। हाँ, ये जरूरी है, जो जिसका जिसमें मन हो वो बोले। ये आदर्श सिंह नहीं, he is absent. अंजलि तीसरा है, तीसरा ना। फिर दूसरा नंबर वैष्णो गुप्ता। जो चल रहा उसे छोड़कर एक नई शुरुआत की जाए। अरे अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हमने। राष्ट्रहित के लिए कुछ नई बात की जाए। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होती है और भारत का लोकतांत्रिक ढांचा भी इसी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के आधार पर ही फल फूल रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है कि सभी राज्यों व लोकसभा का चुनाव एक ही साथ कराया जाए। ये एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं है। हमारे देश में 1951 से लेके 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव होते रहे हैं, परंतु विभिन्न क्षेत्रीय दलों के उदय ने, गठबंधन की सरकारें व राजनीतिक अस्थिरता ने इस चक्र को बाधित किया। एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव एक विकासोन्मुखी प्रक्रिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से बार बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता के कारण केंद्र व राज्य स्तर पर सरकारों को आवश्यक नीति निर्णय लेने व महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने व विकासात्मक कार्यों को लागू करने में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी बात यह है कि बार बार चुनाव सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ डालते हैं व जो पैसा लोक नीति कार्यों में खर्च होना चाहिए वो पैसा चुनाव कराने, उसके प्रचार प्रसार में खर्च हो जाता है। बार बार चुनाव देश में जाति, धर्म व क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि चुनाव ऐसे मुद्दों का बार बार ध्रुवीकरण करते हैं। इसलिए जिससे देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद व भ्रष्टाचार जैसे तत्वों को बढ़ावा मिलता है। इसके विपक्ष में भी तर्क हैं कि अगर एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाता है तो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लागू हो जाए तो क्या होगा। उस पे हमारे विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट में कहा था कि हम आर्टिकल 356 जैसे आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को तो नहीं रोक सकते हैं, परंतु SR मुंबई बनाम भारत संघ मामला में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस प्रक्रिया में इसके प्रयोग में कमी लाई है। उन्होंने ये भी कहा कि
राज्यों का अलग से विधानसभा चुनाव कराना एक अपवाद होना चाहिए, ना कि एक नियम होना चाहिए। इसके दूसरे तर्क दिया जाता है कि क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा। अगर हम अंतर्राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को और सशक्त और प्रभावशाली बनाएं तो हम उन मुद्दों का भी समाधान कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतिम निष्कर्ष में मैं यही कहूंगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की 10 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में मदद करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से भारत विश्व गुरु, विश्व बंधुत्व और विश्व मित्र की संकल्पना को साकार करने में मदद करेगा। हमें सतत व समावेशी विकास की ओर बढ़ने में मदद करेगा, सुशासन स्थापित करने में मदद करेगा। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी जरूरत है नागरिक संस्कृति का निर्माण। वो नागरिक संस्कृति के निर्माण को बढ़ावा देने, मानव पूंजी के निर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो, एक राष्ट्र एक चुनाव सर्वमति सर्वसहमति से ही लागू किया जाए, क्योंकि जनता का शासन ही लोकतंत्र का शासन होता है और विकसित भारत की लोकतंत्र में ही निहित है। और अंतिम वक्तव्य में अपना यही कहना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Anjali Singh. एक राष्ट्र एक चुनाव में एक नया तरीका है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक नया सपना है। देश को एकजुट करने का यह नई तरीका है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक नया सपना है, देश को एकजुट करने का एक नया तरीका है। चुनाव के धूम में तो हर साल की एक नई कहानी है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक नई पहचान बनानी है। आज मैं महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बहुत आवश्यक और मजबूत बना के कदम हो सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकसभा और विधानसभाओं की रैलियों की खर्चे और चुनाव के खर्चों में लागत कम हो सकती है। लोकसभा और विधानसभाओं में हम 5 साल के लिए एक सरकार को चुनते हैं, लेकिन 5 साल में सरकारें हर साल तो चुनाव में लगा देती हैं। तो 1 साल वो चुनाव में लगाए और 4 साल तक विकसित देश बनाने में ध्यान दे। और इस पीछे के मुद्दा, इस बारे में पीछे का मुद्दा ये है कि Next participant is Dipshikha Srivastav. Dipshikha Srivastav. Sir, she is absent. Sir, Dipshikha Srivastav is absent. Dipshikha Srivastav absent है. Number 4 absent है, 4 number absent. अच्छा, okay sir. Yes sir. Sir, this will be your decision. Sir, ये आपका डिसीजन होगा उसको अलाउ करना है कि नहीं करना. ओके सर, ओके सर. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज नंबर 5 यादव पूजा योगेंद्र. सादर प्रणाम सभापति महोदय जी। एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत युवा संवाद में हमारे भारत देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए आवश्यकता है कि हम इसे लागू करें, क्योंकि जब एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को हम हमारे भारत में लागू करेंगे, उसके पश्चात ही सभी समितियां क्या होंगी जो कि अनुच्छेद जिसकी प्रक्रिया
कुछ समय पूर्व से ही यहाँ पर संचालित की जा चुकी है। सन 1951-52 में भी एक राष्ट्र में एक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। उसके पश्चात 2018 में न्यायाधीश महोदय जी ने भी इस बात को महोदय जी के समक्ष रखा था कि हमारे भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया रखी जानी चाहिए, जिस वजह से होगा ये कि हमारे लोकसभा एवं विधानसभा के अनुच्छेद 83 एवं 85 एवं 172 एवं 174 की जो अनुच्छेद होंगे उनका उपयोग करते हुए हम हमारे भारत देश में चुनाव को एक ही समय पर करा करके हमारे भारत देश के लिए, जो कि आज हम हमारे भारत देश को विकासशील से विकसित बनाने की प्रक्रिया में संचालित है एवं हम हमारे समय को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में रखते हैं। और इसके लिए आवश्यकता है कि जब हमारे समय की आपूर्ति जो है वो कमी में आएगी, जब हमारे समय का हम बचत कर पाएंगे, तत्पश्चात हमारे भारत देश की जो युवा है उनकी तरफ जो भारत सरकार के द्वारा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास एवं सबका विकास एवं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इसके साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम, सभी समस्याओं पर एवं सभी जो अभियान है वो सफल बनाए जा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी प्रक्रिया जो है वो तभी सफल होती है जब हम उसके लिए समयानुसार चले एवं हमें पता है कि हम आधुनिकता के दौर में हैं। और अगर हमें 2047 तक भारत देश को अमृत काल में विकासशील से विकसित भारत बनाना है तो हमें यहाँ पर आवश्यकता है कि हम हमारे युवाओं को कौशल की ओर प्रगति करें। क्योंकि हमारे जो भारत देश के युवा है उन्हें भी ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आप केवल अपने संविधान में अपने अधिकारों को ही मत देखिए, आपके लिए अधिकारों से पहले आपके कर्तव्य आने चाहिए। क्योंकि जिस दिन भारत की प्रत्येक भारतवासी एवं प्रत्येक युवा के अंतर्मन में ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हमें हमारे कर्तव्यों से पहले अपने अधिकारों से पूर्व कर्तव्यों को देखना है, हम हमारे कर्तव्यों का पालन करें, तत्पश्चात ही हम समय अनुसार समय के अनुरूप में हमारे भारत देश को सभी पक्षों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, वैज्ञानिक एवं समस्त क्षेत्रों में ले जा करके भारत देश को विकासशील से विकसित भारत देश बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक शब्द कहना चाहूंगी कि हम भारत के युवा हैं, हम ये संकल्प लेते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत युवा संवाद में कि हम भारत को एक चुनाव की प्रक्रिया से विकास की ओर ले जाते हुए हमारे भारत देश को सशक्तिकरण में विकसित भारत देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Adarsh Chaudhary, number 6. One election, one vision, a stronger India, a brighter mission. Greetings everyone, my name is Adarsh Chaudhary. Today I stand before you to discuss a revolutionary idea that can redefine the very foundation of our democracy. One nation, one election. A vision that not only promises efficiency but a stronger and more developed Bharat. My dear friends, just try to imagine a nation where progress is unstoppable, where elections are not just a burden but festival of democracy, where policies are not put on hold due to endless cycles of polls, and where leaders focus on progress, not political survival. My dear friends, today in our country, every year the elections are conducted in which thousands of crores of rupees are spent, the money that could be used to build schools, colleges, hospitals for the welfare of the people of this country, that is being used only in conducting the elections. The Model Code of Conduct imposed multiple times a year, which delays the major policy decisions and developments. Ladies and gentlemen, just try to imagine a nation where the candidates are allowed to select their leader for one time and the leaders work for 5 years without distractions. And one nation, one election is not just a reform, it's a necessity, it's a Jai Hind, Jai Bharat. Next participant is Hridesh Kumar Yadav, verse 7.
लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। देश को नई दिशा प्रदान करता है चुनाव। फिर क्यों है हर राज्यों में अलग अलग चुनाव? क्यों न विकसित भारत के लिए एक बदलाव लाया जाए, कदम बढ़ाकर एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाए। Greetings, ladies and gentlemen. I am Hridesh Kumar Yadav from Maharajganj, Uttar Pradesh, and I am pursuing my graduation from Hansraj College, University of Delhi. Today I am standing here to express my view on one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Now, when I look this topic, I see three aspects. The first aspect is what is one nation, one election? One nation, one election is a proposal under the consideration of Government of India to synchronize all elections in the country within a specific day on a single day. Now, my second aspect is why one nation, one election is necessary. One nation, one election is necessary because it the social one nation, one election is compulsory because it reduces the problem which are facing our social, political, and economic structure, such as regionalism, friction between union and state, repulsive structures, and etc. And in these structures, the one nation, one elections come into picture. And my third aspect is how one nation, one elections paving the way for Viksit Bharat. One nation, one election play a very important role in achieving the goal of Viksit Bharat. For instance, one nation, one elections. For instance, one nation, one elections reduces increases the national perspective over the divisive regional perspectives. Second, simultaneous elections brings state on a par with union. If elections are held to be simultaneously once in a 5 year, it reduces the anomalies created by Article 356 of the Constitutions. This created a better and stronger democracy and inclusive development of a country. And third aspect is simultaneous elections reduces the expenditure, and these expenditure can be included in the development of a country. Fourth, one nation, one elections increases higher citizen participation, and this increases the more inclusive democracy of the country. Conclusions, I would like to urge मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें। वन नेशन, वन इलेक्शन का प्रण लेकर विकसित भारत का निर्माण करें। जय हिंद। Next participant is Nikhil Prakash Pandey, number 8. सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं निखिल प्रकाश पांडे आज आपके सम्मुख बहुत ही खास विषय पे बात करना चाहता हूँ, और मेरा विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। जनरली वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा एवं विधानसभा दोनों ही चुनाव एक वक्त पे एक साथ कराए जाएं, अर्थात क्योंकि दोनों ही चुनाव 5 साल के अंतरकाल में होते हैं। और ये कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसे हम भारत में पहली बार लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1952 से लेके 1967 तक यह चला भी है भारत में, यह नियम लागू भी था। 1968 और 69 में कुछ नए राज्यों के बनने की वजह से यह नियम आगे नहीं चल पाया, जिसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते हैं कि चुनाव जो होता है लोकतांत्रिक देश का धड़कन होता है, और धड़कन जब तेज हो जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक देश एक चुनाव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व में कुछ शक्तिशाली देशों में से एक है, और जब शक्तिशाली देश की बात आती है तो किसी भी शक्तिशाली देश में बार बार चुनाव पे ना ध्यान देते हुए देश के कल्याण पे ध्यान दिया जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया जाता है। तो भारत में जब बार बार चुनाव होते हैं तो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां, दल जो होते हैं, वह चुनाव पे ध्यान देते हैं, ना कि सामाजिक कल्याण। और भारत की जितनी संपत्ति है उसका आधा से ज्यादा जो खर्च होता है वो चुनाव में चला जाता है। उसके बाद से फिर हम जब बात करें तो अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, कनाडा, इन सब देशों में भी चुनाव की जगह वहां के कल्याण पे ध्यान दिया जाता है। अब बात करूं एक देश एक चुनाव से होने वाले लाभ के बारे में, तो जब चुनाव होते हैं भारत में तो उसके अंतर्गत सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारी, इन सभी लोगों की सेवाएं ली जाती हैं, जिनसे उनके रोज के कार्य में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद से चुनाव आयोग का भी कहना है कि भारत में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में मतदान होगा और व्यक्तित्व अपने भावनाओं को प्रकट कर पाएंगे। उसके बाद से इससे भारतीय संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और उसके बाद से फिर
भारतीय संपत्ति में भी वृद्धि होगी और देश विकसित होते जाएगा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि भारत देश में जब एक देश एक कर लागू हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं। दो शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक देश एक चुनाव, देश बढ़ाओ देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Sara Khan, number 9. भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव एवं उपस्थित युवा शक्ति। मैं सारा खान, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी के समक्ष वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग द वे ऑफ विकसित भारत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सभापति महोदय, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। यह न केवल समय की मांग है परंतु यह भारत के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। सभापति महोदय, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शासन की स्थिरता एवं एकता पर बल दिया गया है। महाभारत की विदुर नीति कहती है कि एक स्थिर और संगठित शासन ही प्रजा का कल्याण कर सकता है। तो चाणक्य की नीति में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि बार बार प्रशासनिक व्यवधान से राज्य की उन्नति रुक जाती है। सभापति महोदय, यदि हम इन उदाहरणों से सीख लें और सन 1952 से लेकर के 1967 तक चलने वाली चुनावी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत की आवश्यकता के अनुसार इसे लागू करें तो भारत अवश्य ही एक मजबूत, संगठित और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा। सभापति महोदय, मैं अपने विचारों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। महोदय, बार बार चुनाव होने के कारण लाखों करोड़ों रुपए चुनावी प्रक्रिया में खर्च होते हैं। यदि ये पैसे बुनियादी शिक्षा, ढांचा एवं स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए तो भारत अवश्य ही एक विश्व गुरु बनकर के उभरेगा। महोदय, भारत में बार बार चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू होती है जिसके कारण सरकारी नीतियां एवं योजनाएं बाधित होती हैं। यदि चुनाव एक बार होगा तो सरकारों को पूरे 5 वर्ष तक लगातार कार्य करने का अवसर मिलेगा और वे बेहतर नीतियों और योजनाओं का समन्वय कर सकेंगे। महोदय, प्रत्येक चुनाव में लाखों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है जिसके कारण हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। यदि उन पुलिस और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी में न लगाया जाए तो भी आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। महोदय, हमारे प्रख्यात B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन की स्थिरता आवश्यक है। तो आइए हम सब मिल करके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए हम एक राष्ट्र एक चुनाव को कि इस परंपरागत अवसर को आगे बढ़ाएं और एक राष्ट्र एक चुनाव को बहुत आगे तक लेके जाएं। सभापति महोदय, मैं अपने विचारों को चंद लाइनों के माध्यम से समाप्त करना चाहती हूँ। एक चुनाव, एक विचार, एकता की नई पहचान। अब लोकतंत्र भी एक नई ऊंचाइयों तक जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। Next participant is Basu Prasad Gaur, number 10. ऐसा तो नहीं है कि ये नई बात हो, लेकिन समय आ चुका है कि इस मुद्दे पर बात हो। आखिर कब तक हम इसे नकारते और टालते रहेंगे? मैं मानता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव में थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन आवश्यकता है कि इन मुश्किलों पे बात हो। मैं बासु प्रसाद गौड़ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सबके सम्मुख एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे विकसित भारत में अपना अहम योगदान निभा रहा है, इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रकट करने के लिए उपस्थित। महोदय, यदि हम विषय का अर्थ समझे तो एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका तात्पर्य है कि भारत के लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव को एक ही समयावधि में हम कुशलता पूर्वक संपादित करें, और इससे न पितु हम मानव संसाधन का कुशलतम प्रयोग कर पाएंगे, अपितु अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के साथ साथ नवीन परियोजनाओं के विकास में समर्थन देंगे। माननीय महोदय, अभी
विगत वर्ष के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बीच आचार संहिता लागू हो गई थी। और इस तरह से कई ऐसे परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है कई समय में चुनाव होने के कारण से। यदि बात करें हम राजस्व की, तो माननीय महोदय एक आंकड़ों के अनुसार औसतन एक चुनाव में 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और यदि ये पैसे एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से हम एक बार निवेश करें और उन पैसों को बचाकर अपनी अर्थव्यवस्था को प्रवृत्त करने में हम बल दें, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी। महोदय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि चुनाव देश की धड़कन होती है, और जब यही धड़कन तेज गति से धड़कने लगे तो वो हृदय रोग में परिवर्तित हो जाती है। और उसी तरह से जब चुनाव भारत में बहुत ज्यादा होने लगेंगी, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, यदि किसी भी चीज में हम अति करेंगे, अधिकता लाएंगे, तो उससे हमें ही हानि होगी। माननीय महोदय, मैं मानता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव में लाखों चुनौतियां हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं कहूं तो यदि हमारे पास लाखों चुनौतियां हैं तो हमारे पास करोड़ों समाधान भी है। हमारे युवा उसके समाधान है। हमारे देश के तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि अभी माननीय अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में 60% युवा है। और युवा पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। माननीय महोदय, जब भी चुनाव होता है तो भारत लोकतांत्रिक रूप से इतना महत्वपूर्ण देश है कि उस बीच आतंकी हमले होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे मामलों में यदि हम बार बार चुनाव कराएंगे तो मुझे राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनें याद आती है कि सरहदों पे तनाव है क्या, सरहदों पे तनाव है क्या, पता करिए देश में चुनाव हो क्या। और तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को मुद्रित करूंगा कि मन में हो विश्वास बड़ी तो कोई रोक न पाएगा, टूट सके ना भीष्म प्रतिज्ञा जो धृतराष्ट्र भी आएगा। और इतिहासों में बनकर जीना इतिहासों से सीखा है, विकसित भारत सबसे पहले चाहे जान भी जाएगा, विकसित भारत सबसे पहले चाहे जान भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Next participant is Mohammad Wasim, number 11. He is absent. Next is Pratiksha Shahi, number 12. सभापति महोदय को मेरा नमस्कार। महोदय, एक देश एक चुनाव हमारे भारत देश में कोई नई बात नहीं है। 1951 से 1962 तक के हमारे प्रथम 3 चुनाव एक साथ हुआ करते थे, जो कि 1967 के बाद से बदल दिए गए थे। उसके बाद की यदि हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 में अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था, जिसका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन किया था। उसके बाद 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस अवधारणा का समर्थन किया गया था। मान्यवर, हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पर जनता अपने मत के अधिकार से अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन 5 साल के अंतराल के दौरान होने वाले कई चुनावों में औसतन 300 दिन चुनावों में ही लग जाते हैं। यदि हम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट्स की एक रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 2014 से 2019 तक के होने वाले कई राज्यों की विधानसभा चुनाव में औसतन 45 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा था, जिसकी वजह से सरकार के कई सारे योजनाएं ऐसी धरी की धरी रह गई थी जिनका इनॉग्रेशन ही नहीं हो पाया था। यदि हम एक साथ सारे चुनाव करा लेते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि भी कम होगी और सरकार को सुशासन करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि हम सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 से 70,000 करोड़ तक का खर्च हुआ था। यदि हम एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करवाते हैं तो फिर जो चुनावी खर्च है वो भी कम होगा और ये सारे खर्च जो है हम विकास के अन्य क्षेत्रों में लगा सकेंगे, जिसके तहत जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है उसे पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। यदि हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून पर ध्यान दें, जो कि 1985 में लाया गया था ताकि चुने हुए नेता अपना राजनीतिक दल परिवर्तन ना कर सकें। जो बार बार चुनाव होते हैं, चुनाव की आवृत्ति होती है, वो खरीद फरोख्त और दल बदल को भी बढ़ावा देती है। यदि हम PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 2014 से 2019 तक 222 सांसदों ने अपना राजनीतिक दल परिवर्तन किया। यदि चुनाव की आवृत्ति कम होती है तो सरकार में स्थिरता आएगी।
और एक राष्ट्र एक चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड का निर्माण करेगा। यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव देखें तो पता चलता है कि 8050 स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जीत सभापति महोदय केवल 4 की हुई थी। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो समावेशी प्रतिनिधित्व लागू हो जाएगा और पार्टी संगठन के प्रभाव भी कम होंगे। वोटर टर्नआउट यदि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में वोटर टर्नआउट 65.3% था और शहरी इलाकों में 62.7% था। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे राज्य में रहकर के पढ़ने वाले छात्र एवं नौकरी करने वाले युवाओं को महज एक ही बार आकर के अपने वोट डालने होंगे। यदि हम लोकतंत्र के चौथे एवं सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया की बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से मीडिया कवरेज भी बेहतर होगा, क्योंकि यदि हम 2024 का रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि 70% जो मीडिया कवरेज था वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों एवं राष्ट्रीय पार्टी को दिया गया था। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो क्षेत्रीय एवं स्थानीय समस्याओं को भी मीडिया के द्वारा जनता के बीच प्रमुखता से उठाया जाएगा। अंत में रहीम दास के कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एके साधे सब सधे, सब साधे सधी जाए, रहीमन मूल है सींच वो फूले फले घाए। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने से कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है और विकसित भारत के इस संकल्प को आगे बढ़ाने में यह हमारा बहुत मदद करेगा, जैसे कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की वृद्धि। इसी के साथ माननीय महोदय मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Next participant is Sanchita Pathak, number 13. सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव यह एक ऐसा विचार है जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हम सभी जानते हैं हमारे संविधान में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से चुनाव को प्रायोजित करने का प्रावधान है, जिसके तहत छोटे स्तर पर हम ग्राम सभा से लेकर पार्षद तक के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और बड़े स्तर पर हम विधानसभा से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन चुनावों को आयोजित करने में मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन दोनों का उपयोग होता है और जिसका वहन स्वयं सरकार को करना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। सभापति महोदय, यही कारण है चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की सबसे प्रबल समस्या यहीं से उत्पन्न होती है और जिसका बोझ अनावश्यक ही आम जनता को सहन करना पड़ता है। इसके निवारण के लिए ही एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रावधान लाना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले हम सरकारी खर्चों को कम करेंगे और जो चुनाव आयोग है उसको बार बार बड़े पैमाने पर चुनाव का आयोजन नहीं करना पड़ेगा, जिससे नीति निर्माण और सरकार के शासन में स्थिरता आएगी और हम अपने विकास की योजनाओं पर लंबे समय तक काम कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मतदाताओं की भागीदारी है वह भी बढ़ सकेगी, क्योंकि हम सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव एक साथ ही कर सकते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं तो क्या इसके साथ चुनौतियां नहीं हैं। चुनौतियां भी इसके साथ तमाम है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल और विविधपूर्ण देश है, जिसमें सबकी कोई ना कोई समस्याएं हैं, कोई ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। उन सभी को एक साथ समायोजित करना खुद में बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ में यह भी एक प्रश्न उठता है कि यदि समय के रहते ही यदि राज्य में सरकार गिर जाती है तो हम कैसे उसका निवारण करें। लेकिन इन सभी चुनौतियों का हल हम सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निकाल सकते हैं और यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रावधान है वो हमारे भारत देश में प्रसारित होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो हम भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत देश की तरफ अग्रसित करेंगे और ये हमारा एक और कदम होगा जिससे हमारा भारत देश विकसित भारत कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Chandan Yadav, number 14. माननीय सभापति महोदय, आप मुझे वन नेशन वन इलेक्शन पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से आभार। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हर साल हर महीने कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार चुनाव आरंभ हो जाता है, जिसके कारण हर एक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का एक पहल किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव पूर्णतः लागू कर दिया जाता है तो इस देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था
पूर्णतः सुधर जाएगी। दूसरी चीज, बहुत से लोग कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाने से बहुत सी समस्याओं का उत्कर्ष, बहुत सी समस्याएं बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से यह देश की विकास की गति और रफ्तार से चल पड़ेगी। क्यों? अभी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हम लोकसभा का चुनाव देखे, उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुआ। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव के साथ होने से केंद्र की सरकार जो बनी वहां पे सांसद को चुना गया और उसी सांसद के सीट पर लगभग 10 विधानसभा विधायकों को चुना गया, जो कि जनता लोगों को यह दर्शाता है कि भारत की जो जनता है पूर्णतः सक्षम है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में अपना योग्यता दे सके। वह निर्णायक रूप से वह ज्ञानी है कि हमें कहां अपना वोट डालना है और कहां वोट नहीं डालना है। बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। मान्यवर, इसका विरोध क्यों? इसलिए कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी रोजी रोटी ना सेक पाए, कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी खरीद फरोख्त ना कर पाए। मान्यवर, इस सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी से यही कहूंगा, एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के लिए बहुत जरूरी है और इस देश के लिए उभरते हुए लोगों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, सैनिकों के लिए, सबके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत जरूरी है। आपने मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव पे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए महोदय आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Next participant is Nilesh Roniar, number 15. He is absent. Next is Vindhyavashini Gupta, number 16. ये नहीं। हेलो, ये नहीं कहानी पुरानी है, ये नहीं कहानी पुरानी है, इसे फिर से दोहराना है। माननीय सभापति महोदय और मेरे प्रिय युवा साथियों को मेरा सादर नमन। आज मैं एक इलेक्शन पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। हालांकि बार बार चुनाव होने की वजह से सॉरी Next participant is Rajneesh Yadav, number 17. Greetings to honorable dignitaries, respected jury, and my fellow participants. I, Rajneesh Yadav, presenting my thoughts over One Nation and One Scheme. One Nation and One Scheme is a self-explanatory term in which we conduct one fair election across the country to run further. We conduct one fair election across the country instead of spending public wealth repeatedly on frequent elections. If we see globally, many developed countries like Belgium, Japan, and Sweden are following this system, have implemented this system successfully. We too have a history of this system from 1952 to 1967, in which we faced some post-independent outcomes, but we also faced some several good outcomes, that is strengthening democracy and lower reduction costs. Let us remember that it is not a political agenda, it is a
bright step towards the good future of United Bharat. If we truly want to develop from a developing country to a well-developed country within the completion of 100 years of our independence, we have to focus on the post-process of the elections, that is strengthening our education system, upholding law and orders, and even on several outcomes in which we have to see that one nation, one election is merely not about conducting elections together. It is about making one united Bharat. Jai Hind. Thank you. Next participant is Anuradha Chaurasia, number 18. आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित सदस्यगण और प्रिय श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराधा चौरसिया आप सभी के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। महोदय, यह विषय केवल राजनीतिक विषयों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक विषयों, आर्थिक संसाधनों और प्रशासनिक हिस्से से भी जुड़ा हुआ है। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रत्येक वर्ष हर किसी न किसी महीने चुनाव होते रहते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा और समस्त विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं, जिस कारण से देश भर में चुनावी माहौल बना रहता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार है कि लोकसभा चुनाव और समस्त विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। महोदय, लकवाग्रस्त नीतियां लोकतंत्र की प्रगति में बाधक हैं, क्योंकि बार बार चुनाव इसे और अधिक बढ़ावा देते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव इस जड़ता को नष्ट कर सुशासन को गति देगा। बार बार होने वाले चुनावी राजनीति सामाजिक ताने बाने को बढ़ावा देती है। एक राष्ट्र एक चुनाव इसे एकजुट कर एक नई दिशा देगी। अल्पकालिक नीतियां चुनाव जीतने का एक साधन बन सकती है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव दीर्घकालिक नीतियों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बार बार लागू होने वाले आचार संहिता विकास कार्यों में बाधा बनती है। एक राष्ट्र एक चुनाव इस बाधा को दूर कर नीति निर्माण में निरंतरता सुनिश्चित करेगा। हर साल होने वाले चुनाव में आर्थिक हर साल के चुनाव में वित्तीय बोझ अधिक बढ़ता है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव से वित्तीय स्थिरता आएगी और राष्ट्र निर्माण में हम अग्रसर होंगे। एज अ यूथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, जब मैं एक राष्ट्र एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत की परिकल्पना करती हूँ, तो मेरे समक्ष एक ऐसे गौरवशाली राष्ट्र की परिकल्पना आती है जिसमें भूख का नंगा नाच नहीं, शोषित मजदूर नहीं, दुखी किसान नहीं, रोगी और निर्धन नहीं, भूख के अभाव में, छत के अभाव में कोई ठंड से तड़प कर मरेगा नहीं, और जहाँ नारी का सौंदर्य उसके सशक्तिकरण से और निखरेगा और लोगों के और एकता और अखंडता जैसे नैतिक मूल्य लोगों के दिलों पर विराजेगा, तो ऐसा होगा मेरा भारत, विकसित भारत। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि चुनावी शोर में न दब जाए राष्ट्र का अभिमान, राष्ट्र का अभिमान। एक राष्ट्र एक चुनाव से बढ़ेगा देश का सम्मान। धन्यवाद। Next participant is Raj Singh, number 19. चेक। जो चिंगारी कभी जली थी उसे मशाल बनने का समय है, जो भारत कभी चल रहा था उसे दौड़ने का समय है। Greetings ladies and gentlemen, from the sabhas and samitis of the Janpadas to the world's largest democracy, from conducting simultaneous election after independence to today stepping on the same line of synchronization of election. Ladies and gentlemen, India has always been politically awake, aware, and an active nation. Logistically, ladies and gentlemen, conducting election in India requires expensive expenditure incurred by the government as well as by the political parties. When this policy will be implemented, we would be able to save the hard-earned earned money of mine, yours, and taxpayers of this nation. According to an estimate, over 60,000 crore rupees were spent on 2019 Lok Sabha election.
with this 60,000 crore rupees, we could have created more 60,000 schools and hospitals. For Viksit Bharat, we first need Shikshit Bharat. Today, I live in a nation, ladies and gentlemen, where our politicians say us to stay in India and study in government school, but their own children study in foreign universities. Why? It is because there is lack of infrastructure, lack of qualified teachers in our government school, and our nation is facing the serious issue of unemployment as well as unemployability. But all these problems can be solved when we have the resources by thus implementing this policy. And it will make India a self-reliant Atmanirbhar Bharat, where its energy, defense, as well as technological sector becomes fully independent. Why should we develop upon developed nation for purchasing S-400, Rafale? Why cannot I dream a nation where we are making our own Rafale, our own artificial intelligence in this nation? That day will become truly Viksit. Now, the second aspect which I'm going to say, and that is moral code of conduct, which is always there in some or the other nation throughout the year, preventing government from launching new policies, preventing teacher from teaching, doctor from treating, police from protecting, thus weakening India's internal as well as external security. How can we forget the Pulwama attack, which has killed 40 CRPF jawans? It happened when our 25 lakh security personals were deployed in preparing 2019 Lok Sabha election. It can be said, if their attention is not diverted, we could have prevented such kind of drastic tragedy. Now, at last but not least, I would like to say, ladies and gentlemen, implementing this policy will help us to foster stability, will compel political parties to find innovative policies and solutions which would create balance between regional as well as national issues. It will boost economic growth. It will help us to strengthen India. So at last, I would like to say, ladies and gentlemen, let's not ask whether it is possible or not. Let's ask, can we afford to ignore the benefits it offers? Can we deny the making of Viksit Bharat? Can we delay it? Can we let governance secondary to the politics? I think my audience, my judges, and 1.5 billion denizen citizen of this nation are wise decision maker. Their decision will decide destiny. Thank you. Jai Hind. Next participant is Himanshu Rao. ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। माननीय सभापति महोदय को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु राव है और मैं महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन एक शब्द नहीं बल्कि यह एक सोच है जो कि भारत के लोकतंत्र को एक नया स्वरूप देने की क्षमता रखता है। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो इसका अर्थ है विधानसभा, लोकसभा और अन्य चुनावों को एक साथ कराना। अगर मैं बात करूं वर्तमान समय की तो भारत में हर तरीके से चुनाव होते रहते हैं और एक चुनावी चक्र चलता रहता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और बार बार मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपना समय व्यर्थ करके मतदान करने आना पड़ता है। अगर हमारे पास इसका एक हल है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम इसे लागू क्यों नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लागू किया जाता है तो ना सिर्फ इससे सरकार कई हजार करोड़ रुपए बचा सकता है बल्कि इसे अपने विकसित कार्यों में भी लगा सकता है। और मुझे इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या लगती है एज अ यूथ कि यहाँ पे कोई भी वोट देने के लिए नहीं जाना चाहता है। अगर ये लोग सोचते हैं कि कितने बार कौन कौन से चुनाव में वोट डालें, क्या क्या वोट डालें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लाया जाता है तो वोट शेयरिंग परसेंटेज, वोट शेयरिंग मार्जिन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे जो लोअर वोट कास्टिंग है इसे खत्म किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लागू किया जाएगा तो ना ही सिर्फ इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा बल्कि इससे शासन भी और प्रशासन भी मजबूत होगा। आइए हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथियों भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें और एक ऐसे चुनावी भविष्य का निर्माण करें जिसके लिए हमारे क्रांतिवीरों ने अपना खून दिया है, अपना बलिदान दिया है। जय हिंद, जय भारत।
Next participant is Anjali Kar Pathak. सरहदों पे तनाव है क्या? सरहदों पे तनाव है क्या? जरा पता करो देश में चुनाव है क्या? उपस्थित सभी माननीय एवं आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। मैं अंजलि कर पाठक आप सबके समक्ष आज के विषय वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग वे फॉर विकसित भारत पर अपने विचार रखना चाहूंगी। राहत इंदौरी साहब का ये शेर इस बात का प्रमाण है कि चुनाव केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका प्रभाव देश के हर एक अंग पर पड़ता है। और जब बात हो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की, जहां चुनाव को देश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, वहां एक राष्ट्र एक चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। सर्वप्रथम हम इस बात को जान लें कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। शुरुआती 15 साल 1952 से 1967 तक भारत ने एक राष्ट्र और एक चुनाव ही देखा है, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण ये तारतम्यता टूट गई और आज हाल ये है कि हर साल भारत कोई ना कोई बड़ा चुनाव देखता है। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल चुनाव सुधार का मुद्दा नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत, प्रभावशाली एवं सुचारू रूप से चलाने का मार्ग है। अगर हम चुनाव की बात करें, एक शिक्षक से लेकर एक सैनिक तक सब इससे प्रभावित होते हैं। हमारा सरकारी खजाना वो भी इससे अच्छा खासा प्रभावित होता है। ये बात हमें समझनी है कि लोकतंत्र अवश्य ही शासन व्यवस्था की सबसे अच्छा तरीका है, परंतु ये किफायती तौर पर उतना लाभदायक अच्छा नहीं है, खर्चीला तरीका है। अगर हम बीते हुए चुनाव की बात करें तो लाखों करोड़ों में इसका खर्चा आया है। कई सारे पोल स्टेशन बनाए गए, 1 करोड़ से ज्यादा स्टाफ्स ने काम किया है। और जब ये चुनाव लगातार होते हैं तो इसका शासन व्यवस्था पे असर पड़ता है, धन और संसाधनों की बर्बादी होती है और सबसे महत्वपूर्ण देश का विकास प्रभावित होता है। बार बार आचार संहिता लग जाने के कारण कई सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है। अगर हम लोकसभा और राज्यों के विभिन्न विधानसभाओं का इलेक्शन एक साथ करा पाए तो इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। और वहीं साथ साथ मीडिया को चुनाव के अलावा देश के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पे सरकार और आम जनता का ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। सरकारें विकास का कार्य तेजी से कर पाएंगी, जन सुविधा होगी, सुरक्षा और सैन्य बल पे कम प्रभाव पड़ेगा। हमें समझना होगा एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक विचार नहीं, एक विकसित भारत की मजबूत नींव है और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश को विकसित देश बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Deepak Pandey. श्रीबंत कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां चुनाव बार बार बाधा नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति में गति देने का साधन दे, जहां पे सरकारें सुचारू रूप से कार्य कर सके और जहां पे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार पांडे नेहरू युवा केंद्र कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत का मार्ग पर अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। श्रीमंत, जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 चिन्ह भारत के चतुर्दिग विकास के प्रतिबिंबित है, ठीक उसी प्रकार से एक देश एक चुनाव विकसित बनने में एक नींव का पत्थर साबित होगा। महोदय, ये कोई हमारे लिए नया विषय नहीं। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब हम आजाद हुए तब उस कालखंड में 1952, 1957, 1962 और 1967 में हमने इसे करके दिखाया था और इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला था। श्रीमान, सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक देश एक चुनाव कराने से जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी तथा वित्तीय दर में सुधार तथा प्रशासनिक, राजनीतिक व सामाजिकता सुधार आएगी। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष में चुनाव में खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए अगर एक सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, संस्थानों में वृद्धि तथा कृषक में हम विकास तथा हम स्थानीय रूप से आगे जा सकेंगे, जिससे हर जवान, हर किसान, हर विज्ञान एक धारा व धारा में राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होते हुए विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकेगा। 2010 की कसाबा निकोलनी की द्वारा स्टडी की गई में पाया गया कि एक देश एक चुनाव से न कि केवल भारत में वोटर
परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी, अपितु इसके साथ ही साथ सरकारें व व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगी। 1932 के फ्रेंचाइजिस कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो या फिर 2015 में ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स हो या फिर 2017 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हो, सब एक ही बात से हामी भरते हैं कि इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। महोदय 2017 की नीति आयोग की रिपोर्ट तो इस विषय में और चार चांद लगा देगी। महोदय रिपोर्ट कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन विल फोर्स रीजनली पार्टी टू थिंक अबाउट नेशनली एंड नेशनली पार्टी टू थिंक अबाउट रीजनली, क्योंकि यही हमारे देश की परिकल्पना है। महोदय लाखों चुनौतियां आएंगी इसमें, चूंकि ये आसान चीज नहीं है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, यही समय है, सही समय का सही सदुपयोग करते हुए आइए एक ढांचा खासते हैं। वो ढांचा है एक राष्ट्र एक चुनाव की, और बुनियाद बनाते हैं हम विकसित भारत की परिकल्पना की। क्योंकि अगर हमें सबसे सशक्त, सबसे अटल, सबसे प्रबल अगर भारत को बनाना है तो केवल और केवल एक चुनाव और एक देश एक चुनाव ही हो सकता है। महोदय 2024 लोकसभा लखनऊ के चुनाव में जब लखनऊ की उपचुनाव होती है तो उसके साथ ही साथ एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास निश्चित तौर पर हमें दिखाएंगे और दर्शाएंगे कि हम एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं और ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को साकार कर रहे हैं, और हम गर्व से कह सकेंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Abhishek Kumar Chaudhary, number 23. माननीय सभापति महोदय को मेरा नमस्कार। पिछले 7 दशकों में हमारे भारत देश ने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर 400 से अधिक चुनाव को देखा है, और आने वाले हर साल में औसतन हर साल 6 चुनाव होते हैं। इन सब के मद्देनजर अब समय आ गया है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात करें और खुलकर अपने विचार रखें ताकि इसको हम लागू कर पाएं। एक राष्ट्र एक चुनाव के न केवल बस एक ही नहीं, कई सारे फायदे हैं। इनमें से एक फायदा मैं बताना चाहता हूं कि जो कि राजनीतिक पार्टियों के लिए है। राजनीतिक पार्टियां जो हर साल लाखों करोड़ खर्च करती हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए, और कई सारे नेतागण अपना दल बदल करते हैं, वो सब रुक सकता है और एक ही बार में 5 साल में एक बार चुनाव होकर के हम इसका एक सकुशल परिणाम देख सकते हैं। दूसरी बात है, हम आते हैं पूर्वांचल से और बिहार जैसे लगे देशों में हम जानते हैं प्रवासी मजदूरों का बहुत ही ज्यादा आवागमन होता है चुनाव के मद्देनजर, और इससे उनका मनोबल भी टूटता है कि बार बार हर 2 साल 3 साल पे हमें अपने गांव जाना पड़ता है चुनाव देने के लिए। और अगर यही चुनाव हम 5 साल में एक बार करवाएंगे तो हम देख सकेंगे कि वोटर टर्नआउट हमारा बढ़ सकेगा, जिससे हम दुनिया के स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो हमारी ये जीडीपी पे 1.5% का इजाफा करेगा, जो कि अगर रुपयों में बात करें तो 4.5 लाख करोड़ रुपए होंगे, जो कि हम अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तरों पर खर्च करके एक बेहतर भारत बनाने की परिकल्पना कर सकते हैं। चौथी बात अगर हम करें तो ये ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज और इकोनॉमिक में हमें फायदा देगा, बल्कि इससे हमारे हर एक नागरिक और हर एक युवा में ये मनोबल बढ़ेगा कि अपने आने वाले चुनाव में वो खुलकर प्रतिभाग करे और बढ़कर सामने आए। इसमें न केवल फायदे हैं बल्कि कई सारे नुकसान हैं, जिनमें से छोटी पार्टियां ये बताती हैं कि उनका विचार दबा दिया जाएगा और नेशनल लेवल पे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। तो उनसे मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी भारत देश की जनता बहुत ही चालाक और होशियार है। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 के इलेक्शन के बारे में, जहां पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जनता ने बीजेपी को 303 सीट दी है, वहीं झारखंड में जेएमएम की जीत हुई और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो हमारी जनता काफी सकुशल है इस चीज को जानने के लिए कि नेशनल और रीजनल एजेंडा क्या है। और मैं सरकार से और युवाओं से यही अनुरोध करता हूं कि खुलकर सामने आए और इस नीति को आगे बढ़ाएं ताकि हम एक बेहतर विकास, बेहतर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Rahul Gupta, number 24. मैं उस देश का युवा हूं जहां पर श्री राम जैसे राजा थे। मैं उस देश का युवा हूं जहां पर हर दूसरे राज्य में भाषा, वेशभूषा और संस्कृति का रंग बदल जाता है। मैं उस देश का युवा हूं जहां पर
जहां पर संविधान लिखा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा जाता है। और भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर भारत कई स्तरों पे चुनाव कराता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव का एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि एक साथ केंद्रीय और सभी राज्य सरकारों को चुनाव एक साथ हो, और जिसकी वजह से हम एक साथ मतदान दे सकें। एक साथ चुनाव कराने से हमारे वर्तमान व्यय में 30 से लेकर 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और 2019 में जब हमारा लोकसभा और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था, तब हमारे मतदान में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई थी। और एक साथ चुनाव कराने से केंद्रीय सरकार एक न्यू पॉलिसी पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Next participant is Yugand Mishra. माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ एवं सभापति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव यह केवल चर्चा, परिचर्चा अथवा विचार विमर्श का कोई सामान्य विषय नहीं है महोदय, अपितु यह वह युग प्रवर्तक ज्वलंत मशाल है जिसके आगोश में आने वाला है हर एक कण निश्चित ही वैश्विक पटल पर ध्रुवतारे की तरह चमक उठेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव यह इस समय हर युवा की मांग है, हर उस युवा की मांग है जो अपने भारत के विकास के पथ को प्रशस्त करना चाहता है एवं जिसका विश्वास इस लोकतंत्र की मजबूती, सुचारू शासन व्यवस्था एवं संसाधनों के सदुपयोग में है। बार बार हो रहे चुनाव हमारे भारत के विकास के पथ पर वो रोड़ा है जो दिन पर दिन अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं। जहां 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ की कुल लागत आई थी, वो वहीं बढ़ करके 2024 के लोकसभा चुनावों में 1,35,000 करोड़ हो जाती है। महोदय, जब हम ध्यान देते हैं विभिन्न परिस्थितियों पर कि विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से ये एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश के लिए अच्छा होगा, तो हमें ध्यान आता है कि जिस देश में झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां 40% से ज्यादा जनसंख्या आज भी भूखे सोती है, वहां पर भी उनके राज्य चुनाव के खर्चे अरबों में हैं, खरबों में हैं। परंतु हमें याद आता है कि जिस हम भारत में रहते हैं जहां 20% से ज्यादा जनसंख्या आज भी असाक्षर है, वहां पर शैक्षणिक कार्य में सम्मिलित सरकारी मास्टर अपने कुल अध्यापन अवधि का 22.5% से ज्यादा समय चुनावी ड्यूटी में खर्चा कर देते हैं। महोदय, हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम ये चुनावी व्यवस्था एक बार कराएंगे तो हमें किस किस तरीके के फायदे होंगे। हमें दिखेगा कि जो धन हमारा चुनावी व्यवस्थाओं में पानी की तरह बह जाता है वो किसी गरीब का तन ढक पाएगा। हमें दिखेगा कि जो सुरक्षा कर्मियों के कंधे साल भर चुनावी बोझ में दबे रहते हैं वो फिर से खड़े होकर के जनता के हित का कार्य कर पाएंगे। उन नेताओं का, जो केंद्रीय राजनेता हैं जिनके मस्तिष्क हमेशा जिनके मस्तिष्क की क्षमता हमेशा इस चिंता में लगी रहती है कि राज्यों में के चुनाव कैसे जीते जाएं, बहुमत कैसे प्राप्त किया जाए, वो अपने इस क्षमता को भारत के विकास के पथ पर लगा पाएंगे। महोदय, ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना है, जब ये जमीनी स्तर पर लागू होगी तो हमें बहुत से फायदे देगी। ये हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी, विकासोन्मुख बनाएगी और उसे और सशक्त बनाएगी। ये हमारे लोकतंत्र को ऐसी शक्तियां देंगी जो उसे और प्रशासनिक दक्षता देगा, आर्थिक बचत देगा, साथ ही नीतिगत स्थिरता भी देगा। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव यह जो विषय है ये हम युवाओं से क्या चाहता है? यह विषय हम युवाओं से चाहता है हमारा सकर्मक ये एक राष्ट्र एक चुनाव ये विषय जो है ये हम युवाओं से हमारी सकर्मक भागीदारी चाहता है, क्योंकि हम या तो इस विषय का विरोध कर सकते हैं या तो समर्थन कर सकते हैं, परंतु हम तटस्थ होकर के इस विषय का अकर्मक होकर के इस विषय पर तटस्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। धन्यवाद। We have come to the end of first session. Thank you all the judges for being here for the first session. Now it's the time for lunch break, and after that we will continue with the second session. Thank you. All the participants remain seated.